ऑलराइट, आवाज अभी आ रहा होगा आपको? ओके, शायद पहले वहाँ हमारा बंद था माइक, अभी आवाज आ रही होगी, राइट? सो सभी को प्रॉपर्ली आवाज आ रही है? तो मैं फिर से बोलूंगा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आज परसेंटेज की दूसरी क्लास हम लोग करेंगे। पहली क्लास हमने करी थी, उम्मीद करता हूँ आपको मजा भी आया होगा। और आज जो सेकेंड क्लास हम लोग करेंगे, इसमें मैं फिर से परसेंटेज के कुछ और फंडामेंटल्स पे फोकस करूंगा। क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग शुरू करेंगे जब मुझे लगेगा कि सफिशिएंटली मैंने ग्राउंड आपके लिए बिल्डअप कर दिया है, देन वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, वरना आपको समझ में आएगा नहीं तो फायदा क्या है। ठीक है, तो अभी फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। कई लोगों को लग रहा होगा कि फंडामेंटल्स कितने दिन चलेंगे, जितना दिन चले आपके लिए बेहतर है। अगर मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, दिल खोल के आपको कुछ दे रहा हूं, आप उसको रिसीव करिए अच्छे से। क्वेश्चंस करेंगे, परसेंटेज में टाइम इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर ये आगे के कई टॉपिक्स हैं, आपका CISI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे एक बार आपको परसेंटेज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जल्दबाजी नहीं है, आगे हम पेस पकड़ लेंगे आगे के टॉपिक्स में। यहां हम स्लोली चलेंगे ताकि आपका फाउंडेशन बेहतर हो, वो बहुत जरूरी है। चलें, ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं। अभी आज हम डिस्कशन करेंगे, कल हमने AB रूल डिस्कस किया था, आज मैं उसके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि AB रूल को आपने अभी सिर्फ इतना समझा, मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं। वो हमने ये समझा कि अगर मुझे कभी भी बेस चेंज करना है तो उस बेस चेंज के केस में हम AB रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सवाल कराता हूं, जिसमें मैंने आपको ये दिया था कि अगर कभी भी आपको ऐसा दिया हो कि आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है, यानी आपका जो लाभ है, वो लाभ आपको कुछ ऐसा दिया हो कि आपका 1/3 SP के बराबर है, सेलिंग प्राइस बाई 3 के बराबर है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपका प्रॉफिट परसेंट क्या है। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल नहीं है, राइट? ये सवाल है सिर्फ AB रूल पे बेस्ड, आपको बेस चेंज करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के कई तरीके हैं। आप SP को 3 मानो, अगर आप SP को 3 एज्यूम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि जो आपका प्रॉफिट अमाउंट है, वो प्रॉफिट अमाउंट यानी लाभ आपका कितना है, 1 रुपये का है। फिर आप कहोगे CP कितना है, ये 3 - 1 2 हो जाएगा। अब आप कहोगे 2 से 3 कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कहा कि ये आपको 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका कि वैल्यू रख के हमने कर दिया। इसी चीज को आप AB रूल से भी सोच सकते हैं। कैसे? एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिखा है कॉस्ट प्राइस और यहां मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब आप किसी चीज को ज्यादा रेट में बेचते हो, जितना आपकी लागत है उससे ज्यादा रेट में आपने बेचा है। तो प्रॉफिट अमाउंट अगर मुझे दिया है 1/3 SP, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि यह है 33 1/3% ऑफ SP। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपका आंसर होता 33 1/3%। सेलिंग प्राइस पे अगर मैं आपसे पूछता प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप कहते 33 1/3%। लेकिन यहां जब केवल प्रॉफिट परसेंटेज लिखा होता है तो आपको बनाना होता है क्रय मूल्य पे, यानी आपको बताना होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो ये जो वैल्यू होगी, हमेशा सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होता है तब प्रॉफिट होती है। तो सेलिंग प्राइस में से आप क्या करोगे? आप माइनस करोगे क्या? प्रॉफिट अमाउंट। तब आपको क्या मिलेगा? गेटिंग माई पॉइंट नॉट? तब आपको मिलेगा कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट माइनस होता है सेलिंग प्राइस, इसलिए -1/3। अगर इस दिशा में मुझे जाना है CP से SP, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी +1/2। +1/2 हो जाएगी, तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा? 50% प्रॉफिट। आप करोगे इसका फायदा क्या है? इसका फायदा मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जब आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर कभी भी अगर प्रोवाइड किया जाएगा, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाएगा और आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मैंने आपसे अगर बोला कभी भी कि आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, तो आप कहोगे कि ये +1/4 नहीं होगा, बट कि सेलिंग प्राइस में से मुझे 25% माइनस करना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर मेरा 25% का प्रॉफिट है ऑन द बेस ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पे, तो उसमें 25% माइनस करने पे मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो ये वैल्यू आपकी +1/3 हो जाएगी, यानी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे 1/3 हो पाएगी। ये मैं आपको ना बताऊंगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगा, तो आपको बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि AB रूल का इस्तेमाल करके भी हम ये बेस चेंजेस कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाएगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। अब मैं AB रूल में थोड़ा सा आगे मूव करता हूं और इसके कुछ और वाइडर एप्लीकेशंस हैं, जरा उनको डिस्कस करते हैं। और वो केसेस आपके लिए, आपने उस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए होंगे। कभी भी अगर आपको A × B का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, इसको आप प्रोडक्ट कांस्टेंसी भी बोलते हो, ठीक है?
तो ए और बी का प्रोडक्ट अगर कभी भी कांस्टेंट होता है तो यहां भी आपका ए बी रूल एप्लीकेबल होता है। कैसे एप्लीकेबल होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई भी दो क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल आपको समझ में आएगा ऐसे कि जैसे आपने कहा कि कोई आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसका जो एरिया डिफाइन होता है वो होता है एल इंटू बी से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एरिया को नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो L इंटू बी, एल को चेंज करूंगा तो बी भी चेंज होगा, एल बढ़ाओगे तो बी को कम करना पड़ेगा, अगर कांस्टेंट रखना है एल को कम करूंगा तो बी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें आपको किसी क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, वहां भी आपका ए बी रूल अप्लाई हो सकता है। जैसे आपने कहा कि ये वैल्यू अगर मैंने ए को 25% से बढ़ा दिया है तो बी को मैं कितना कम करूं कि इसका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो कांस्टेंट रहे। तो आप सिंपल सा एक तरीका लगाओ कि अगर ये प्लस 25% है यानी ये प्लस 1/4 है तो ए बी रूल ही लगेगा। यहां पर बी के साथ आपको माइनस 1/5 करना पड़ेगा। प्लस 1/4 तो यहां माइनस 1/5 आएगा, यानी ये 20% लेस करना पड़ेगा आपको। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर एक क्वांटिटी को आपने 25% से बढ़ाया है तो दूसरी क्वांटिटी को जो इसके प्रोडक्ट में है उसको 20% कम करना पड़ेगा, तो उसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है ये चीज समझ में आ गई। अब मान लिया मुझे क्वेश्चन में दिया होता कि बी को हमने प्लस 1/2 किया है, मतलब जो बी क्वांटिटी है इसको हमने 50% से बढ़ाया है, तो ए को कितना कम करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। आप कहोगे प्लस का माइनस होगा, न्यूमरेटर 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी ये आपको ए 33 1/3% लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टाइप है। इस टाइप पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। यू कैन गेट 1000 ऑफ क्वेश्चंस ऑन इट, और आप करते भी रहते हो बार बार, आपको समझ में नहीं आता है कि ये केस कौन सा है। ठीक है, ए इंटू बी कॉन्स्टेंट केस कैसे आइडेंटिफाई करना है अब मैं बताता हूं आपको कि कितने तरह के केसेस ऐसे बन सकते हैं। मैं कुछ आपको दिखाऊंगा अभी, और इसका हम इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चंस को बहुत आसान बना सकते हैं। एक एक करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया कि ए बी रूल क्या है। कभी भी अगर ए इंटू बी को आपको कांस्टेंट रखना है तो एक पैरामीटर को चेंज करेंगे तो दूसरा कितने परसेंटेज से चेंज होगा वो आप ए बी रूल से निकाल सकते हो, अगर आपने ए बी रूल देखा होगा तो। ठीक है, वाई दिस वर्क ऑन कांस्टेंट ओनली प्रियांश? देखिए, जब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये भी वेरी करेगी। वो केस हम आगे डील करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर ये क्यों एप्लीकेबल है, वहां क्यों नहीं है। अभी मैं जरा आगे बढ़ूं। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, इसके आपको मैं ए बी रूल के कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा कि ए बी रूल के एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसमें आपको पहले 3-4 एप्लीकेशन बता दूं। पहला एप्लीकेशन देखिए ए बी रूल का जो है, जो बहुत कॉमन है, वो आपके हैं एरिया केसेस के। रेक्टेंगल एरिया, देखो रेक्टेंगल एरिया में लिख रहा हूं। सो रेक्टेंगल एरिया का मतलब क्या हुआ आपका? रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, हिंदी में आयत बोलते हैं इसको। तो आयत के एरिया के केस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कहा जाएगा L इंटू बी आपका एरिया होता है। और देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको कहेगा कि इसको हमने 10% से बढ़ाया है लेंथ को, तो ब्रेड्थ को कितना कम करें कि एरिया कांस्टेंट रहे। तो आप कहोगे ये प्लस 10% का मतलब है प्लस 1/10, ये वैल्यू कितनी होगी माइनस 1/11। माइनस 1/11 को आप क्या बोलते हो, 9.09% लेस। तो यानी ब्रेड्थ को 9.09% लेस करना पड़ेगा, तो जो गुणनफल एरिया है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत छोटी चीज है, आप किसी और तरीके से इसको लगाते होगे, बट इसका एप्लीकेशन जो है वाइडर केसेस में बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने लेंथ को 25% कम कर दिया, तो माइनस 25% किया, तो ब्रेड्थ को मैं कितना बढ़ाऊं कि मेरा एरिया कांस्टेंट रहे। तो आप कहोगे ये वही है, ए इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट करना है मुझे, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है एरिया है। तो आप कहोगे ये अगर माइनस 25% किया यानी माइनस 1/4 किया, तो ब्रेड्थ के साथ क्या होगा, माइनस प्लस बनेगा, 1 ही रहेगा, 4 - 1 3 बनेगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 33 1/3% मोर। ठीक है, सो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये चीज अब आसानी से आप निकाल सकते हो। क्लियर और नॉट? क्योंकि ये चीजें मुश्किल नहीं है, बट इनको कितना सिंपली आप कर सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हुआ केस नंबर 1, जो कि रेक्टेंगल एरिया के केस में इस चीज को आप लगा सकते हो। हमारे केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 जो है आपका ए बी रूल का एप्लीकेशन है, ये एक बहुत ही पॉपुलर केस है। और ये पॉपुलर केस क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या होता है आपका, पर क्वांटिटी मूल्य हो गया, कंजम्पशन हो गया आपका क्वांटिटी। तो ये हो गया, मैं लिखता हूं रुपीज पर क्वांटिटी होगी यहां पर,
और ये आपका होगा इनटू कितनी क्वांटिटी आपने ली, और ये होगा मतलब रुपीज में वैल्यू होगी कि कितने रुपए का एक्सपेंडिचर है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। क्वेश्चन कैसे आता है कि शुगर की प्राइस को हमने 30% से इंक्रीज किया या 20% से इंक्रीज किया, तो कंजम्पशन को हम कितना डिक्रीज करें कि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल केस डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आपको इनके वेरिएशंस दिखाऊंगा। तो आपने कहा प्राइस को लेट्स से आपने 20% से इंक्रीज कर दिया है, तो ये भी केस वही है। अगर एक्सपेंडिचर मुझे कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, तो आप कहोगे ये अगर प्लस 20% है तो ये प्लस 1/5 है, तो आपको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, माइनस 1/6 कम करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो आपको 1/6 का इक्विवेलेंट पता है कि ये 16 2/3% होता है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, राइट। सो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है तो आप तुरंत AB रूल लगा के आंसर निकाल दोगे। अब देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा और बेहतर कैसे किया जा सकता है। मैं केस 2 में वापस आता हूं, मैं आपको एक दूसरा सवाल दिखाता हूं। देखिए केस 2 में मैं वापस आ रहा हूं। केस 2 का मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखाता हूं, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा कि मैंने कहा ये है मेरा प्राइस, ये है मेरा कंजम्पशन और ये है मेरा इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको लेट से ऐसा दिया गया, क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया कि टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका है वो लेट से 91 रुपीज है, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया। कितना दे दिया गया आपको कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है आपका वो आपका दिया हुआ है आपका कि ये 91 रुपीज है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जो प्राइस है वो प्राइस के बारे में कुछ और डेटा दिया जाएगा। लेट्स से आपको इन्होंने बोला कि आपका जो प्राइस है अगर हमने 30% से इंक्रीज कर दिया, ध्यान से समझना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि अगर आपका प्राइस, क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का केस कैसे बनेगा। वो कहेंगे किसी भी आदमी के पास 91 रुपीज है उसके हाथ में, और वो क्या करता है कि वो अगर प्राइसेस 30% बढ़ जाएगा तो वो कहेगा कि उसका कंजम्पशन फॉर श्योर कम होना है, ये हमें मालूम है। क्या इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, डेटा को मैं थोड़ा सा बेहतर करूंगा ताकि आपको थोड़ा डेसिमल और सिमल में डील ना करना पड़े। लेट से मैंने इसको कह दिया कि ये वैल्यू मेरी 910 रुपीज है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि मैं प्राइस को क्या करने जा रहा हूं, मैं प्राइस को बढ़ाने जा रहा हूं 30%। तो देखिए मैं आपको यहां पर जो डेटा दे रहा हूं उसको बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उसके थ्रू आपकी बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब 30% प्राइस को मैं बढ़ाने जा रहा हूं तो देखिए मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं कि जो मेरा कंजम्पशन है किसी भी आर्टिकल का, लेट से एक्स की बात कर रहे हैं, तो 210x आपको कम मिलते हैं, लेस, ठीक है। क्वेश्चन कैसा होगा कि अगर प्राइस को आप 30% इंक्रीज करोगे तो आपको 210x कम मिलेंगे उतने ही 910 रुपए में। तो आपको अब ये बताना होता है कि आप ये बता दो कि अगर आपका ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना है तो कितना होगा, अगर ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो कितना होगा। तो ये सवाल कैसे करोगे आप ध्यान से देखिए। देखिए 30% जो वैल्यू है, आप कहोगे कि आपने जो अभी AB रूल पढ़ा है, तो AB रूल कहता है कि अगर ये प्लस 3/10 है, अगर ये प्लस 3/10 है तो आपका AB रूल आपसे कहता है कि ये वैल्यू माइनस 3/13 होनी चाहिए। अगर ये प्लस समथिंग बाई समथिंग है तो न्यूमरेटर को हम टच करेंगे नहीं, न्यूमरेटर को हम टच करेंगे नहीं। और ये वैल्यू आपको समझ में आ रही है कि माइनस 3/13 बनेगी या नहीं? यस, ओके। सो आप कहोगे कि ये 3/13 से डिक्रीज होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये 210 से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आप कहोगे कि 3/13 ऑफ जो भी ओरिजिनल कंजम्पशन है जिसको मैं x मान रहा हूं, ये 210 के बराबर होना चाहिए। ये बात आप जरूर अंडरस्टैंड कर लेना। मैंने बोला कि AB रूल कह रहा है कि अगर हमने 30% से प्राइस को बढ़ाया है तो हमारा कंजम्पशन 3/13 से डिक्रीज होना चाहिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि 210 से कम हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा एक छोटा सा मतलब यह है कि 3/13 ऑफ ओरिजिनल कंजम्पशन, ये 3/13 कम होने का मतलब क्या है? जो भी पहले कंजम्पशन रहा होगा उसका 3/13 कम हो गया। सो मैं 3/13 x को लिख रहा हूं 210 के बराबर। अब अगर आप यहां से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गई 70, x की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ? 910 आ गई कि नहीं? इसका मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन जो मेरा था वो 910 उसकी क्वांटिटी थी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपको? 1 रुपी मिल गया कि नहीं? 910 इंटू 1 ही इतना बनेगा आपका। तो ओरिजिनल प्राइस 1 रुपी हो गया, ओरिजिनल कंजम्पशन आपका 910 हो गया। आपको अगर फाइनल निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। 30% ज्यादा होगा, 30% ज्यादा होगा तो प्राइस आपकी कितनी आ गई? 1.3 रुपीज, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 910 में 210 घटा लो, आपको मिल गया 700। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर। एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट, ठीक है। अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं
और आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ केस में कई लोग फंसते हैं, मैं इसको जानता हूं ना, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसको एक बार क्लियर कर लें। मैं आपको इसी केस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं दूसरा, और आपको सॉल्व करना है। केस वही है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का केस है। मैं आपको फिर से एक्सपेंडिचर जो है 910 रुपीज ही प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये वैल्यू अगर 30% इंक्रीज होती है तो आपको लेट्स से यहाँ प्रोवाइडेड की कंजम्पशन जो है 300 लेस हो गया। मतलब जो आप लेट्स से एग खरीदने गए बाजार में आप, और आपके पास 910 रुपए थे, और जब प्राइस 30% से बढ़ी है तो आपका जो कंजम्पशन है या एग जो खरीद पा रहे हो आप, वो मान लिया 300 कम खरीद पा रहे हो। तो मुझे ये जानना है कि जो कंजम्पशन आपका है, कंजम्पशन जो आपका है ओरिजिनल वो क्या है, ओरिजिनल वो क्या है, और साथ ही साथ जो प्राइस है ओरिजिनल वो क्या है। जरा आप सॉल्व करके बताएंगे प्लीज, अंडरस्टैंडिंग के साथ करना। मैंने डेटा बहुत आसान रखा है ताकि ये डिफिकल्ट ना हो, आपको समझ में आए, ठीक है। तो प्लीज इसको क्विकली सॉल्व करिए कि ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, कितने नंबर ऑफ एक्स पहले वो खरीद पा रहा था, ठीक है। कई लोगों ने आंसर भी निकाल लिया है, कई लोगों ने आंसर भी निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे आप कहोगे प्राइस अगर 30% से बड़ी है तो ये प्लस 3/10 बनेगा। फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 30% का क्या होता है, 3/10 होता है प्लस के साथ। अब बताओ अगर एक्सपेंडिचर सेम है, 910 रुपए पहले भी था, 910 रुपए अभी भी है, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो एबी रूल क्या कहता है कि अगर ये प्लस 3/10 है तो दूसरी क्वांटिटी, ये तो 3 का 3 ही रहेगा, डिनोमिनेटर आपका 10 + 3 13 हो जाएगा। यानी आपके एबी रूल के हिसाब से ये 3/13 कम हो जाएगा पहले से। तो अगर ये 3/13 पहले से कम हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि ये 300 कम होना चाहिए, तो क्या आपका 3/13 मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 300? यस। और अगर ऐसा है, इसको x लिख लो, यहाँ x आपका ओरिजिनल कंजम्पशन है, बाद में तो हमें x भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। यानी ओरिजिनल कंजम्पशन आपका कितना है, ओरिजिनल कंजम्पशन आपका है 1300, राइट। अब ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगी, आप कहोगे बहुत ही सिंपल है, अगर मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालनी है तो 1300, 910 को 1300 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 0.70 रुपीज, या आप कह सकते हो 70 पैसे, ठीक है। अब अगर आपको फाइनल निकालना है, ये तो मैंने ओरिजिनल दोनों का निकाल दिया, अगर फाइनल निकालना है तो आप कहोगे ये 30% इससे ज्यादा होगा, 30% इससे ज्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.91 रुपीज या फिर 91 पैसे। और आपको पता है यहां पर ये 300 लेस है, तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, 1000। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये अगर 1000 है तो 91 पैसे से मल्टीप्लाई करके ही 910 मिलेगा, ठीक है। इस केस को समझ लेना, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं क्लासेस में जब ये कराता हूं तो पीपल गेट कंफ्यूज, इसलिए मैं यहां पर आपको अच्छे से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कमिंग टू केस नंबर 3, केस नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है। एबी रूल की क्लैरिटी आपको आज मिल जाएगी, परेशान मत हो। तीसरा केस आपका होता है, ये बहुत कॉमन केस है और इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब इस टॉपिक में जाएंगे तब। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी यहां पर दिखा दूंगा कि स्पीड होती है आपकी चाल इंटू समय, और ये बराबर किसके है, दूरी, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिलेट करूं अपने केस से तो आपको पता है आपका केस क्या कहता है, समथिंग इंटू समथिंग मस्ट बी कांस्टेंट। हमारे हिसाब से a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर एक वैल्यू हो गई आपकी स्पीड, एक हो गया टाइम, एक हो गया डिस्टेंस। अच्छा आप बताओ कि जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे केस आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, राइट, जिसमें आपका ये केस होता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। आते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। वो एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल ऐसे कहता है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है, ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि स्पीड बिकम्स 5/4। जिन लोगों को देखिए इंग्लिश नहीं आती परेशान ना हो, मैं कोई ऐसी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा स्पीड अगर 5/4 हो जाती है, यानी बढ़ के 5/4 हो जाती है, सो ए पर्सन रीचेज 10 मिनट्स अर्ली, मैं लिख रहा हूं 10 मिनट्स अर्ली, ठीक है। तो बताओ ओरिजिनल टाइम क्या है उसका पहुंचने का, ओरिजिनल टाइम क्या है, या नॉर्मल टाइम आप कह सकते हो, उसको कितना टाइम लगता है पहुंचने में। अब देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखो, आप कहोगे कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है। अब अगर कोई किसी की स्पीड 5/4 हो गई और आपको पता है कह रहा है पर्सन रीचेस 10 मिनट अर्ली, इसका मतलब क्या है, जहां वो पहले
लेट्स से एक टी टाइम लगा रहा था, अब वो 10 मिनट कम लगा रहा है, t-10 टाइम लगा रहा है। ये सभी को क्लियर है कि जहां उस पर्सन को टाइम पहले लग रहा था t, अब वो टाइम कितना है, t-10 है। तो आप कहोगे कि यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर आपकी स्पीड 5/4 हो रही है, 5/4 होने का मतलब है स्पीड 1/4 से इंक्रीज कर गई। कोई भी चीज अगर 5/4 हो जाती है तो 5/4 मैंने कल आपको बताया था 125% होता है, यानी दैट हैज इंक्रीज बाई +1/4। तो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है तो क्या आपको पता है कि टाइम आपका -1/5 होना चाहिए। अगर टाइम -1/5 होना चाहिए तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू 10 मिनट्स के बराबर है, यानी पहले का टाइम अगर t था तो t का 1/5 10 के बराबर होना चाहिए। तो t का वैल्यू आपका कितना हो गया, 50 मिनट्स, यानी जो उसको ओरिजिनल टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, 50 मिनट का। क्या है सभी को क्लियर है? कितने लोग का 40 आया? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये 40 आपका सरासर गलत है? ओरिजिनल टाइम का मतलब पहले केस में जितना उसको टाइम लग रहा था वो कितना था, दैट वाज 50 मिनट्स। अभी नए केस में उसको 40 लग रहा है, पहले उसको 50 मिनट्स लग रहा था। क्लियर? ये अभी बहुत बेसिक एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया और इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, क्योंकि जब इसके बिगर एप्लीकेशंस आएंगे, जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो आपको मैं तैयार कर रहा हूं इसके लिए, ठीक है? क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट? क्या सभी को ये बात क्लियर हो गई कि यहां पर आंसर क्या होगा आपका, 50 मिनट्स होगा। देखो 5/4 है तो 5/9 नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई चीज अगर 5/4 टाइम्स हो जाती है तो उसमें कितना इंक्रीज आया है ये बताओ, 1/4 का। और जब भी हम ए बी रूल लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहां पर कि इसमें कितना इंक्रीज आया, ना कि ये कितना हो गया। 5/4 टाइम्स होने का मतलब है 1/4 का इंक्रीज आया। समझ में आया कि नहीं? 1/4 का इंक्रीज आया प्लस में, तो ये हुआ -1/5। तो -1/5 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 10 मिनट के बराबर है। 1/5 अगर 10 मिनट्स है तो आपका ओरिजिनल टाइम जो कि आपने टी माना है वो कितना हो गया, 50। किस नंबर का 1/5 10 होता है? क्लियर है कि नहीं? घर जाके दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हुआ। दूसरा केस समझाता हूं इसी में से। इसमें मुझे पता है कि काफी लोगों को कंफ्यूजन हो गया है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो जरा ध्यान से, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है? देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि राम और रमेश, दो लोगों की स्टोरी समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मान लेते हैं कि राम की जो स्पीड है, ध्यान समझना, राम की जो स्पीड है ये नॉर्मल स्पीड से 20% कम है। राम की कोई भी नॉर्मल स्पीड होगी लेट से, ओके, उससे 20% कम है। तो ये जो ऑफिस पहुंचता है तो ये लेट पहुंचता है कितनी देर से, 10 मिनट से। ध्यान से समझना, मैंने कहा राम की स्पीड 20% नॉर्मल स्पीड से अगर कम है तो वो ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं कि 20% ज्यादा है नॉर्मल स्पीड से, तो ये ऑफिस जो है आपका लेट से पहुंचता है 8 मिनट्स अर्ली, 8 मिनट अर्ली। क्लियर? समझ में आया? ऑलराइट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब इसकी स्पीड, रमेश की स्पीड और राम की स्पीड आपको दी हुई है, यहां पर भी राम ही लिख लो, रमेश मत लिखो, दो केसेस हैं, सेम कहानी है। तो अगर ये नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करेगा तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है लेट से, ये क्वेश्चन है ना? सो अब लेट से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नॉर्मल केस में इसको कितना टाइम लगेगा। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नहीं है ये आपका एबी रूल का क्लास है, जिससे मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए जो दो केसेस आपके पास हैं, केस 1 और केस 2। पहले तो देखो इस केस में, केस 1 से केस 2 में जो स्पीड है उसमें कितना चेंज है? कैन यू टेल मी एनीवन? स्पीड में कितना चेंज है पहले केस से दूसरे केस में? यहां ये -20% है, यहां ये +20% है। तो अगर आप नॉर्मल स्पीड 100 लगाओगे तो ये 80 है और ये 120 है, ये 50% एक्स्ट्रा है। देखो सब लोग धोखा खा रहे हो आप, ठीक है? इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे समझा रहा हूं। पहले केस से दूसरे केस में स्पीड में परसेंटेज चेंज कितना है? 50% का चेंज है। कैसे? पहले केस में अगर 20% कम है, यानी से 100 से 80 है, तो यहां ये 120 है। 80 से 120 कितना चेंज होता है? 50% का चेंज होता है। 80 में 120 अगर हो जाए तो 50% का चेंज हुआ, यानी पहले केस से दूसरे केस में स्पीड आपकी 50% बढ़ गई।
अच्छा टाइम की स्टोरी देखो, टाइम जो है नॉर्मल टाइम मान लेते हैं ये टी है, पहले केस में वो 10 मिनट लेट है यानी वो यहां 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहा है, दूसरे केस में वो 8 मिनट अर्ली है यानी वो 8 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इन दोनों केस 1 और 2 में जो टाइम का गैप है वो आपका 18 मिनट्स का है, यानी केस 1 की तुलना में केस 2 में 18 मिनट्स कम लग रहे हैं। अब मैं एबी रूल कैसे लगाऊंगा आपको पता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और आपका स्पीड अगर 1/2 हुआ है तो ये वैल्यू आपकी -1/3 होगी। तो ये जो 1/3 डिक्रीज है, अगर मैं लेट से कहता हूं कि केस 1 का टाइम अगर T1 है तो इसका मतलब ये T1/3 जो आपका है ये किसके बराबर होगा, ये वैल्यू आपकी इस 18 के बराबर होगी, 18 मिनट के। तो आपका जो T1 टाइम हुआ ये आपका 54 मिनट हुआ। पर आपको क्वेश्चन में T1 नहीं पूछा है, आपसे पूछा है T, यानी अगर नॉर्मल स्पीड होगी तो कितना टाइम लगेगा, यानी 54 मिनट तब लगा जब वो 10 मिनट्स लेट है। 54 मिनट तब लगा जब वो 10 मिनट्स लेट है। तो अगर वो ऑन टाइम होगा तो इसमें से मुझे 10 मिनट्स माइनस करना पड़ेगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 44 मिनट्स। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि आंसर इज 44 मिनट्स, क्योंकि मुझे उसमें 10 कम करना पड़ेगा। ठीक है, 54 मिनट तो केस 1 का टाइम है, T1 इज द टाइम ऑफ केस 1, राइट, क्योंकि केस 1 से केस 2 में 50% का इंक्रीज है, केस 1 से केस 2 में 50% का इंक्रीज है, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आई। ऑलराइट, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई, सही सभी को समझ में आ गया मैंने जो लिखा, राइट, नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए यहां पर मैं वही कह रहा हूं कि देखिए आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि जो डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है अभी, इसको जरा वेरीफाई कर लो, क्योंकि मैंने डेटा रैंडमली लिखा, हो सकता है डेटा गलत हो, मैं कुछ समझाना चाह रहा था आपको। देखो आप अगर केवल इसको कंसीडर करो तो आप कहोगे राम की स्पीड नॉर्मल से 20% ज्यादा है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी +1/5। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे अगर ये 20% ज्यादा है तो ये +1/5 होगा, और अगर मैं बात करूं इसके करस्पॉन्डिंग टाइम की तो आप कहोगे ये -1/6 होगा, और ये क्वेश्चन में आपको 8 मिनट के बराबर दिया है, तो इसके हिसाब से आपका टाइम आ जाएगा 48 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि मैंने जो डेटा लिया है केस 1, केस 2 और नॉर्मल का, वो कंसिस्टेंट डेटा नहीं है, पर मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जो भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, क्लियर है नॉट, कि लेट्स से अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो ये आप अभी इस पे फोकस मत करो कि मैं क्या निकलवा रहा था, आप प्रोसेस पे फोकस करो, क्योंकि मैंने डेटा रैंडम लिखा है, डेटा मैंने रैंडम लिखा है, आप इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, कि मैंने इसको आपका डेटा मैच नहीं कर रहा है, डोंट थिंक अबाउट इट। ये 50% ही होगा सर, ये 40% नहीं होगा, इस गफलत में ना रहो। वो मैंने आपको समझाया कि 100 से 80, अगर आप इसको 100 लगाओगे ना सर तो ये 80 और 120 ही होगा। ठीक है, तो आप ये मत फोकस करो कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं, प्रोसेस क्लियर हो रहा है ना आपको, बस इतना ही समझो। कल हम एक्चुअल क्वेश्चंस के साथ जब आएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। अभी आपको प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, आंसर पे फोकस मत करो। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए जी, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा इसी केस में, थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही केस समझ लो करवा रहा हूं आपको, और एक सवाल करवाता हूं, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा और क्लैरिटी होगी आपको। देखिए क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरह से बातें की जाती है, और कहता है कि एक ट्रेन यहां से चली, और ट्रेन ऐसे चली और ट्रेन चली चलती गई और यहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और ट्रेन का जब एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 2/3 हो गई, 2/3 हो गई, यानी पहले स्पीड अगर s थी तो यहां एक्सीडेंट के बाद इसकी स्पीड आपकी 2/3s हो गई। ये क्लियर हुआ सभी को? मैंने कहा कि ट्रेन की स्पीड s है, एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद इसकी स्पीड 2/3 हो गई। अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यही एक्सीडेंट अगर थोड़ी दूर बाद होगा, थोड़ी दूर बाद होगा, वो कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, लेट्स से d डिस्टेंस है, d डिस्टेंस के बाद अगर वो एक्सीडेंट होता है तो आपकी ट्रेन की स्पीड जो है, यहां पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, यहां पर हुआ है, तो आप कहोगे कि यहां से यहां तक ये पूरा स्पीड कितना होगा, s होगा, फिर ये 2/3s हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया होता है। यहां ये कहता है कि ये आपकी ट्रेन लेट्स से 30 मिनट्स लेट है, 30 मिनट्स लेट है, और यहां जो आपका एक्सीडेंट हुआ है वो थोड़ा लेट हुआ है, तो गाड़ी थोड़ा कम लेट होगी, सो मे बी यहां पर वो 15 मिनट्स लेट है। राइट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं, कैट ने इसकी शुरुआत करी थी, उसके बाद सारे एग्जाम ने इस तरह के सवाल पूछे। अब देखिए ये क्वेश्चन
आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट आई विल मेक श्योर कि ये कॉम्प्लेक्स ना लगे, ध्यान से समझना। देखिए यहां पर ट्रेन लेट है, ये समझ में आ रहा है क्यों है, क्योंकि स्पीड स्लो हो गई, स्पीड स्लो हुई तो गाड़ी लेट होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहां पर क्या है, स्पीड स्लो हो गई, लेकिन स्पीड स्लो थोड़ा लेट हुई तो गाड़ी थोड़ा जल्दी पहुंची, 15 मिनट ही लेट है, ओके। मैं आपको अब देखिए लॉजिक क्या बिल्ड करना चाहता हूं कि ये मेरे लिए केस 1 है और ये मेरे लिए केस 2 है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये देरी हुई है तो क्यों हुई है, आप समझो। पहला एक्सीडेंट इस पॉइंट पे हुआ, इस केस में इस पॉइंट को बोलूंगा P, यहां पर ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ, इस पॉइंट के इक्विवेलेंट में बोलता हूं कि लेट्स से ये पॉइंट Q है। आप जरा इसको ज्वाइन कर दो और मैं आपको इसको 3 जोन बना रहा हूं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। मैं इन तीनों जोन में जाके देखूंगा कहां से ये टाइम डिफरेंस आया है, ठीक है। आप बताओ मुझे कि क्या पहले जोन से कोई टाइम डिफरेंस आ सकता है। यहां स्पीड s है, यहां भी स्पीड s है और ये दूरी बराबर है या नहीं है, यस। तो क्या इस जोन से कोई टाइम डिफरेंस आ सकता है, नहीं। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए दोनों जगह स्पीड फुल है, जोन 1 से टाइम डिफरेंस नहीं आएगा। यानी ये जो इन दोनों के बीच में टाइम का अंतर है ना, ये जोन 1 की वजह से नहीं है। फिर आप कहोगे कि जोन 2 से क्या टाइम डिफरेंस आ सकता है, देखते हैं। डिस्टेंस तो यहां भी ये इतनी डिस्टेंस है, ये भी इतनी डिस्टेंस है। आप कहोगे यहां पर स्पीड आपकी फुल है s, क्योंकि एक्सीडेंट यहां हुआ है, यहां स्पीड है 2/3s। आप बताओ दो समान दूरी में अगर चाल अलग अलग है तो क्या टाइम में अंतर आएगा, यस। यानी ये जो जोन है ये डेफिनेटली कैपेबल है टाइम में अंतर देने के लिए, लेकिन पहले जोन से टाइम में अंतर नहीं आएगा। कमिंग टू द जोन 3, जोन 3 को जरा ध्यान से देखो, दोनों केसेस में स्पीड बराबर है कि नहीं है। यहां भी 2/3s है, यहां भी स्पीड स्लो हो गई 2/3s है, डिस्टेंस सेम है कि नहीं, तो क्या टाइम में कोई अंतर आ सकता है, नहीं। जब दूरी समान है, चाल समान है तो टाइम में अंतर तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरी कहानी इतनी बड़ी सी थी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो टाइम में अंतर आ रहा है 15 मिनट्स का दोनों केस में, ये 15 मिनट का अंतर कौन लेके आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जोन 2 ये अंतर लेके आ रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि इस सवाल को अगर अब आप रीफ्रेम करोगे तो ये सवाल पता है कैसा दिखेगा। सवाल ऐसे दिखेगा कि बराबर दूरी चलने के लिए अगर स्पीड 2/3 हो जाती है तो 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो बताओ चाल क्या है। मतलब अगर डिस्टेंस का डेटा दिया होगा तो निकाल लोगे आप। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि एक डिस्टेंस d है। अब इस डिस्टेंस d को अगर आप फुल स्पीड से चल रहे हो तो मान लिया आपको टाइम t लगता है। अगर आपकी स्पीड 2/3s हो गई तो आपको टाइम कितना लग रहा है, t-15। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो क्या इसमें ए बी रूल लगा सकते हैं या नहीं, हाँ ए बी रूल लगाएंगे। तो ए बी रूल अगर हम लगाएंगे तो आप कहोगे स्पीड इंटू टाइम आपका डिस्टेंस होता है। अगर आपने स्पीड को 1/3 कम कर दिया है क्योंकि 2/3 हो गया, तो टाइम आपको पता है 1/2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर टाइम 1/2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसमें टाइम सॉरी ज्यादा लगेगा, +15 कर लो, तो टाइम 1/2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप कहोगे ये जो 1/2 है ये मेरा 15 मिनट के बराबर हो जाएगा, जैसे आपने पहला सवाल किया। इसका मतलब जब फुल स्पीड थी तो ये टाइम कितना था, क्या ये 30 मिनट था, यस। इसका मतलब ये हुआ कि फुल स्पीड से इतनी दूरी चलने में आपको 15 मिनट का वक्त लगता है। मान लिया क्वेश्चन में आपको ये डिस्टेंस दी हुई है कि ये डी की जो वैल्यू है, जो अगली बार एक्स्ट्रा दूरी चल के एक्सीडेंट हुआ, वो मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 15 किलोमीटर्स, और आपसे मैंने पूछा है ओरिजिनल स्पीड बता दो, तो आप कहोगे अभी मैंने निकाल लिया कि 15 किलोमीटर की दूरी अगर फुल स्पीड से कोई चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स लगेंगे। तो ये हो गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर, ये 30 मिनट, इसको आर में कन्वर्ट करोगे तो 30/60 बनेगा, और ये वैल्यू आपकी होगी 30 kmph। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया पूरा केस, ठीक है। ये सवाल मुझे पता है आप करना जानते होगे, अगर आपने कभी भी कोई भी कैट की बुक सॉल्व करी होगी तो ये सवाल होता है। ये सवाल इवन अब एसएससी में आ ही गया है, लेकिन इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं लेता है, राइट। मैंने आपको कोशिश करा है कि जो आपने ए बी रूल अभी सीखा है, अभी उसका एप्लीकेशन कितना बढ़िया यहां पर है कि हम लॉजिकली ये देख पा रहे हैं कि दो जोन से टाइम का कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ ये बीच वाला जोन टाइम में अंतर क्रिएट कर रहा है। और जब हमने उस बीच वाले जोन को देखा तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि समान दूरी को अगर हम 2/3 स्पीड से चलेंगे, 2/3 स्पीड से चलेंगे तो टाइम का गैप 15 मिनट का हो जाएगा। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल जो चाल है वो कितनी है। तो मैंने ये निकाल लिया कि जो टाइम का अंतर है वो इन्हीं दोनों में से आने वाला है। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि इतनी दूरी चलने में 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसके कंपैरिजन में।
तो इसको फुल स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा वो मैंने ए बी रूल से निकाला कि 15 मिनट्स लगेंगे। तो ये डी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 15 किलोमीटर विद इन ए टाइम 30 मिनट्स 30/60 कर लो। 30/60 किया तो मैंने मेरी वैल्यू निकल के आ गई कि ये आपकी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे ना तो एक्सीडेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं ट्रेन के, ये सिंगल एक्सीडेंट क्वेश्चंस, ये आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। समझ कम आ रहा है, देखिए अगर समझ कम आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई नई चीज सीखते हो, जब आप चलना सीखते हो तो आप तुरंत नहीं सीख जाते हो, गिरते हो, लेकिन आप छोड़ते नहीं हो ना। वही चाहता हूं मैं आपसे कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कुछ अच्छा पढ़ाया गया है जिसके लिए थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है आपको। तो इस पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना। एक बार जब समझ में आ जाएगा यू विल रियली एंजॉय, आपको बहुत मजा आएगा इसको करने के लिए, ठीक है। ये क्लैरिटी एक बार जब मिलेगी ना तो यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी 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 फास्ट। क्लियर? सो डोंट गेट पैनिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दोबारा इसको आप रिवाइज कर लेना। मैंने कोशिश करी कि मैं इसको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट केस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक चौथा केस भी पॉसिबल है। चौथा केस पॉसिबल आपका होता है जब हम टाइम एंड वर्क में जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क में एक होता है टर्म आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता। अगर मैं हिंदी में बात करूं इसकी तो इसको हम बोलते हैं कार्य क्षमता, या और भी कुछ हिंदी होगी, हिंदी में थोड़ा कमजोर हूं तो माफ करिएगा। एफिशिएंसी इज रेट ऑफ वर्क, ठीक है, रेट करने का वर्क इनटू टाइम टेकन। सो टाइम टेकन आपका होता है वर्क डन, वर्क डन। यहां भी देखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि किसी काम को आप करवा रहे हो, एफिशिएंसी लेट्स से आप कहते हो कि 16 लोग काम कर रहे हैं, इसको 16 मैन किसी काम में लगे हुए हैं, राइट। और वो क्या कर रहे हैं कि जो समय दे रहे हैं इस काम को लेट्स से 8 डेज में पूरा कर रहे हैं, 8 डेज में पूरा कर रहे हैं। अब यही काम मुझे कराना है लेट्स से 24 लोगों से, ठीक है, 24 लोगों से, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे। तो ये खैर बहुत आसान एप्लीकेशन है। आप कहोगे कि देखो यहां पर काम अगर सेम है तो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया, प्लस यहां पर 8 का इंक्रीज हुआ, 8/16 प्लस 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 16 से 24 कर दिया है तो क्या ये वैल्यू प्लस 1/2 हुई है? यस। तो टाइम कितना लगेगा? 1/3 लेस। तो 8 इंटू 2/3 डेज आपको लगेंगे, क्योंकि 1/3 लेस हो जाएगा टाइम। बट इस एबी रूल के देखिए एप्लीकेशन वहां भी आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये तो बहुत आसान केस लग रहा होगा कि 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24 करके भी निकल आएगा, पर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एफिशिएंसीज में परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कुछ दिनों के बाद कुछ लोग काम को छोड़ देंगे और बाकी लोग लेट्स से 150% की एफिशिएंसी से काम करेंगे, ऐसे सवाल होते हैं। सो वहां पर हमारा जो एबी रूल है ये बहुत कारगर हो जाता है, बहुत काम का हो जाता है, ठीक है। कुछ और केसेस हैं जैसे मैं आपको बताता हूं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। कितने लोगों ने ये कभी इक्वेशन पढ़ी है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, फिजिक्स, ठीक है। देखो मैं ऐसा नहीं कि कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं तो सिंपल सा इस्तेमाल कर रहा हूं, P इज इक्वल आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट। सो मैंने कहा कि लेट्स से मुझे ऐसा सवाल बनाने का मन कर रहा है कि वोल्टेज है आपका, वोल्टेज को अगर आपने 25% से बढ़ा दिया है तो करंट को कितने परसेंट से कम करें कि मेरा पावर जो है कांस्टेंट रहे। यही क्वेश्चन हो गया ना एबी रूल का। ये 25% प्लस करो तो ये प्लस 1/4 होगा, ये वैल्यू आपकी माइनस 1/5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो यहां भी आप पावर को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो ए बी रूल लगेगा। यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन आपकी है जिसमें ए इंटू बी अगर आपको कांस्टेंट रखना है, ए इंटू बी अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, यहां पर ए बी रूल लग जाएगा। ए बी रूल विल बी एप्लीकेबल। समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। एक छठवां एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं। देखो वॉल्यूम के केसेस में भी कई बार ए बी रूल अप्लाई हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वॉल्यूम आपका क्यूबॉइड का क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच होता है। कितने लोगों को पता है कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच होता है? यस। सो अगर एल इंटू बी इंटू एच आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, लेट से मैंने आपको ये बोल दिया कि जो बी है ये एच है, इसको मुझे चेंज ही नहीं करना है। मतलब एच को मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट रखूंगा, एच को मैं चेंज नहीं करूंगा, और साथ ही साथ मैं वी को भी चाहता हूं कि ये कांस्टेंट रहे। तो देखो यहां वेरिएबल तो 3 हैं, 3 वेरिएबल हैं, देयर आर 3 वेरिएबल्स एल बी एच। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे एच यानी हाइट वाला कंपोनेंट बदलना ही नहीं है,
और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहे, तो इस क्वेश्चन में भी ए बी रूल लग जाएगा, क्योंकि आप हाइट को नहीं बदल रहे हो, तो इट इज एज गुड एज प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सो कई बार अगर 3 वेरिएबल भी होते हैं तो भी क्वेश्चन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहां भी वही हो जाएगा, हाइट अगर कांस्टेंट है और आपने कहा कि लेंथ को मैंने 40% से इंक्रीज किया, तो मैं ब्रेड्थ को कितने से चेंज करूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो आप कहोगे ये अगर +2/5 है तो दिस वैल्यू शुड बी -2/7, राइट। 2/7 आप डिक्रीज करोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। देखिए अभी मैं इसके बहुत डिटेल एप्लीकेशन में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इस पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनाऊंगा तो आपको अभी दिक्कत होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप पहले इस बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करो। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो मेरे लिए आसान चीजें हो जाएंगी आगे, राइट। ए बी रूल कहीं भी लग सकता है, मेंसुरेशन छोड़ो, आप कहीं भी लग सकता है, जहां पर प्रोडक्ट कांस्टेंट है वहां पर हम ए बी रूल को अप्लाई करेंगे। आपको मैं भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक केस बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपको थोड़ा सदमा लग सकता है, ठीक है। सो वो केस मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, तो आपको लगेगा अरे ऐसा भी होता है, ठीक है। यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। सो एनी प्रोडक्ट वेयर ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, ए बी रूल लगा सकते हैं। इसके सारे एप्लीकेशंस मैं आपको धीरे 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 करके बताऊंगा। क्वेश्चंस करेंगे तो कई सारे सवाल करेंगे, इस पर क्लैरिटी मिलेगी। तो ये तो हो गया ए बी रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब आप कहोगे कि अगर हमें पी इज इक्वल टू ए इंटू बी निकालना है, तो हो सकता है कि वो कांस्टेंट ना हो, कोई जरूरी थोड़ा ना कि हर बार कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम आ रहे हैं उस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और देखना ध्यान से कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस इज कंप्लीट सीआई। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, पकड़ में आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म जानने की जरूरत है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, कुछ नया होता ही नहीं है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इतना इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द प्रॉफिट लॉस में जब सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं या मार्कअप होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां भी मैं टाइम दूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बट बिफोर आई स्टार्ट इट, आपको यह समझना है कि परसेंटेज के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। परसेंटेज 3 स्ट्रक्चर्स, और ये 3 स्ट्रक्चर्स अगर आप मास्टर कर लो, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आगे बात होती है कि हमारे अगर बात होती है ना कि यूनिवर्स जो हमारा बना हुआ है, तो एक टाइम था जब ये समझा जाता था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, एटम की बात होती है ना, हम लोग कहते हैं कि जो एटम्स हैं उन एटम से सारी चीजें बनी हुई हैं। हम लोग भी बहुत सारे एटम से बने हुए हैं, राइट, सुना है ना, अणु, परमाणु, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं उनसे, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनसे सारी चीजें बनी हुई हैं। अब इनको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बीच में आ गया कि नहीं एक बोसॉन भी है, मतलब इसको भी फर्दर डिवाइड करके चीजें देखी जा रही है कि फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है। अभी तक वही पता नहीं चल पाया कि फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है, पर ऐसा परसेंटेज के साथ नहीं है, ठीक है। परसेंटेज के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। तो कहते हैं ना कि अगर हम अपने यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट समझ जाएं, जिससे सब कुछ बना हुआ है, तो हम पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। बट उसमें जितना डीपर जा रहे हैं वो हमें और डीपर लेके जा रहा है। पता लगता है कि नहीं ये, नहीं ये, नहीं ये, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बट परसेंटेज में ऐसा नहीं है। 3 स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि आपका जो परसेंटेज का यूनिवर्स है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो 3 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? पहला स्ट्रक्चर आपका होता है जिसमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाती है, और आपको यहां से पूछा जाता है कि ये परसेंटेज चेंज कितना है। ये परसेंटेज चेंज आपका अननोन होता है, स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है। जो चीजें मैं दी गई हैं, मैं उसको लेट से बना देता हूं आपको ऐसे गोले से, ये प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइडेड है, और जो चीज नहीं दी गई है उसको मैं क्या करूंगा, मैं उसको रेड से बना दूंगा, आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है। इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू दी है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा केस बताता हूं कि लेट से ये 80 है और यहां ये 120 है, तो ये परसेंटेज चेंज कितना है? आप कहोगे 40 का चेंज है, 40 का चेंज 80 के ऊपर 50% है। तो लेट से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है, तो आपने ये निकाल लिया, ठीक है। तो अगर ये निकालना आप जल्दी सीख गए तो आप कम से कम एक स्ट्रक्चर को पकड़ लोगे। अभी मैं सक्सेसिव पे बाद में आऊंगा, पहले मैं 3 स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको। स्ट्रक्चर नंबर 2 जो आपका है, उसमें आपका होगा कि लेट से इनिशियल वैल्यू दी है और आपका ये परसेंटेज चेंज है, ये दिया हुआ है,
प्रोवाइडेड है और आपको फाइनल वैल्यू निकालनी होगी। जो चीज़ निकालनी है उसको मैं रेड से सर्कल करूंगा, ये निकालनी है मुझे, रेड से सर्कल किया। जो चीज़ मुझे क्वेश्चन में दी हुई है इसको मैं ऐसे सर्कल करूंगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि लेट से ये वैल्यू 960 है और ये वैल्यू आपको दे दी गई 12.5%, ये दोनों दिया हुआ है। आपको पता है कि 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। तो ये वैल्यू 120 से इंक्रीज करेगी, ये वैल्यू 1080 हो जाएगी। तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये किसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपकी सिर्फ कि आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, फाइनल वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये निकालनी है, बाकी इसके अलावा दोनों चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तीसरा जो आपका स्ट्रक्चर है, तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो आपका है कि आपकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू और ये आपका हो गया परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात होगी कि आपको इनिशियल वैल्यू नहीं दी जाएगी, बाकी ये दोनों दिया जाएगा और आपको ये निकालना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ अगर ऐसा दे दूं कि ये वैल्यू मान लेते हैं मेरा 15 है और ये वैल्यू मेरा 22.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल वैल्यू क्या है, लेकिन अगर मैं आपको ये ना बताऊँ, ये मैंने आपको नहीं बताया और मैंने बोला कि ये वैल्यू जो है ये 50% एक्स्ट्रा करने पे ये आएगा, मैंने आपको इनिशियल वैल्यू नहीं दी, मैंने आपको परसेंटेज चेंज दे दिया और मैंने आपको फाइनल वैल्यू भी दे दी, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी आप बताओ, ए बी रूल से निकल जाएगा कि नहीं। आपको पता है कि इस दिशा में 50% बढ़ाने पे ये मिलता है, तो अगर इस दिशा में आएंगे तो ये +1/2 है, तो ये आपका -1 क्या होगा 3, -1/3 इस वैल्यू का निकालो तो 7.5 माइनस हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 15, ठीक है। तो यहां पर आपको ये वैल्यू दी नहीं गई थी, हमने निकाली है। अब आपको पता है क्या, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अच्छा करना है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा करना है, तो आपको पता है क्या अच्छा करना है, ये 3 स्ट्रक्चर्स, यही लोग नहीं जानते, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें अच्छा क्या करना है। ये बेसिक एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर्स अगर आपने पकड़ लिए, मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज आपके लिए मजाक हो जाएगा, सीआई सही आपके लिए मजाक हो जाएगा, आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस मजाक हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स। लोग पता है कहां फंसते हैं, लोग यहीं फंस जाते हैं कि इनिशियल वैल्यू दी है तो वो जल्दी से फाइनल वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन कि जो परसेंटेज चेंज है आपका, ये परसेंटेज चेंज कई बार हो सकता है फ्रैक्शन में दिया हो 23.1%, ठीक है। आप पहले ये स्ट्रक्चर तो समझो, फिर हम बात करेंगे कि डेटा किस तरह का है। डेटा कैसा भी हो, अगर आप अपने आप को इस तरीके से डेवलप करो कि ये 3 चीज मैं जल्दी निकाल सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो ये 3 स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर, जो अभी तीसरा स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो, थर्ड स्ट्रक्चर, या फिर आप देख रहे हो फर्स्ट स्ट्रक्चर, राइट, या फिर आप देख रहे हो सेकंड स्ट्रक्चर, इसमें आपको एक टूल मिला है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन टूल इन तीनों में हेल्पफुल होगा। अगर मैं बात करूं आपके एबी रूल की, एबी रूल आपका थर्ड स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा जब आपको बेस चेंज करना होगा। फाइनल वैल्यू दी हुई है, यहां पर आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, रिवर्स में आके मुझे निकाल के इनिशियल वैल्यू निकालनी, थर्ड स्ट्रक्चर में आपका एबी रूल हेल्प करेगा। तो अभी मैं ये बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे अब अस्त्र हो सकते हैं आपको जो इसमें मदद कर सकते हैं। अगर ये 3 स्ट्रक्चर हमारे फाइनल हो गए देन हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब भी कभी परसेंटेज में कुछ रिवीजन करना है तो आपको इन पे काम करना है बस, क्योंकि इन्हीं को जब पैरेलली ऐसे जोड़ देते हैं ना आगे चल के, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बन जाता है। यही सवाल मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट के बन जाते हैं, यही पॉपुलेशन इंक्रीज के सवाल बन जाते हैं। तो वी विल फोकस ऑन दीज। इसमें कैलकुलेशन एस्पेक्ट को भी डील करेंगे कि कैसे ये बेहतर करना है, जो भी करना है इसी पे करना है। अगर आप कर लोगे ना तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं मूव करता हूं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के आने के पहले मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर्स मास्टर करने हैं। एक टूल आपके पास फ्रैक्शन है, आपको एक टूल और चाहिए, और उस टूल का नाम मैं आपको बता रहा हूं क्या है। उस टूल का नाम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक टूल आपको बोला फ्रैक्शन है और एक टूल है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो आपको इन स्ट्रक्चर में मदद करेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हिंदी में आपको जो भी नाम रखना है रख लो, आपको अपना नाम अच्छा लगता है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका नाम मान लिया है श्याम, तो आप रख लो श्याम फैक्टर, पता होना चाहिए क्या है, ज्यादा नाम में कुछ रखा नहीं है। तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन क्विकली। लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है a और उस नंबर को मैं 10% से इंक्रीज कर रहा हूं, तो आप कैसे लिखते हो 1 + 10/100, 10% इंक्रीज किया मैंने, तो आपने कहा कि ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी, ये वैल्यू हो गई a × 1.1। मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है b, उस b को मुझे 10% से इंक्रीज करना है, तो आपने कहा ये वैल्यू हो गई मेरी b × 1.1। एक वैल्यू मेरे पास c है, उसको मैं 10% से इंक्रीज कर रहा हूं,
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, c इंटू 1.1। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहां जब मैंने a से स्टार्ट किया और उसको 10% से बढ़ाया तो वो हो गया a इंटू 1.1। जब मैंने इसको b से स्टार्ट किया और 10% से बढ़ाया तो वो हो गया b इंटू 1.1। जब मैंने c से स्टार्ट किया और उसको 10% से बढ़ाया तो वो हो गया c इंटू 1.1। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब भी हम 10% से वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो वैल्यू 1.1 टाइम्स हो जाती है। क्या ऐसा आपको दिख रहा है? ठीक है, कि 10% इंक्रीज का मतलब है 1.1 टाइम्स। मतलब जहां से भी शुरू करो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने 10% इंक्रीज किया है तो वो क्वांटिटी 1.1 टाइम्स हो गई, हुई या नहीं हुई? तो पता है क्या है, हम ये बोलते हैं कि 10% के करस्पॉन्डिंग ये जो 1.1 है ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कोई क्वांटिटी अगर 10% से इंक्रीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी आपकी 1.1 टाइम्स हो जाएगी। यानी भविष्य में अगर आपके बच्चे की हाइट 10% से बढ़ जाएगी तो इसका मतलब उसकी हाइट 1.1 टाइम्स हो गई है। क्लियर और नॉट? अगर भविष्य में लेट्स से कि आपकी सैलरी 10% से बढ़ जाएगी तो वो 1.1 टाइम्स हो जाएगी। इसका फायदा देखिए क्या होता है कि आप कुछ स्टेप्स बीच में काट सकते हैं। जैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन क्विकली राइट इट। कई लोगों की देखिए आदत ऐसी है कि वो लिखते हैं इसको 110/100। उन्हें पता है कि 10% बढ़ता है तो ये 110/100 हो जाता है। इसको लिखने की क्या जरूरत है, आप इसको 1.1 सीधा लिख सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अंडरस्टैंड करते हो तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट टू बी 1.1। क्लियर? सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए इसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे कि कैसे हम किसी भी परसेंटेज को देख के उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ना जल्दी से देख लें। राइट? गेटिंग माई पॉइंट? तो जरा आगे बढ़ते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर मेरे पास एक नंबर है a, लेट से उसको मैंने 10% से इंक्रीज कर दिया। यहां मैं लिखूंगा इंक्रीज का मतलब प्लस 10% कर रहा हूं, तो आपको पता है कि जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा सिंपली a इंटू 1.1, जहां 1.1 उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्लियर है कि नहीं है? सो अगर मैंने कहा कि लेट से मेरे पास एक वैल्यू है, यही a है, अगर मैं इसको लेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 20% बढ़ा रहा हूं इस वैल्यू को, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? क्या ये 1.2 टाइम्स हो जाएगा? यस, सिंपल। आप करके देखो अपने प्रोसेस से रेगुलर, आपको समझ में आएगा कि ये अब a इंटू 1.2 हो जाए। मेरा आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि कल अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई क्वांटिटी 30% से इंक्रीज हो गई है तो आप बोलो कि वो क्वांटिटी 1.3 टाइम्स हो गई है। कल मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई क्वांटिटी 40% इंक्रीज कर गई है तो आप बोलो कि वो क्वांटिटी 1.4 टाइम्स हो गई है। कल मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई क्वांटिटी 60% से इंक्रीज कर गई है तो वो क्वांटिटी 1.6 टाइम्स हो गई। कल मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई क्वांटिटी 100% से बढ़ गई है तो आप बोलो कि वो क्वांटिटी 2 टाइम्स हो गई है। 100% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया कि नंबर डबल हो गया। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है आपको क्या है कि कोई नंबर अगर 1 है और वो 2 हो गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है। यानी किसी नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल नंबर मिलेगा। अब हमें जो स्किल डेवलप करनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि हमें क्या क्या जानना है। हमें जो भी अब करना है उन तीनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए करना है। आप बताओ मुझे कि अभी ये किस में मदद करता हुआ आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है कि अगर इनिशियल वैल्यू दिया है और अगर परसेंटेज चेंज दिया हुआ है तो हम फाइनल वैल्यू को जल्दी से लिख सकते हैं नहीं, क्विकली लिख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू इंटू दिस, इनिशियल वैल्यू इंटू दिस, इनिशियल वैल्यू इंटू दिस। ठीक है। अच्छा एक बात अब बताओ मुझे जल्दी से कि अगर मैं इंक्रीज जो है, कोई वैल्यू मेरे पास a है और उसमें मैं 1% का इंक्रीज करूं तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं 1% का इंक्रीज करूंगा तो फाइनल वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.01 टाइम्स। ये ध्यान रखना, 1.1 टाइम्स नहीं होगी, 1.01 टाइम्स होगी। अगर आपने 1% का इंक्रीज किया तो अगर आपने 5% का इंक्रीज किया तो ये a इंटू 1.05 टाइम्स हो जाएगी। अगर आपने 9% का इंक्रीज किया तो ये a इंटू 1.09 टाइम्स हो जाएगी। अगर आपने 11% का इंक्रीज किया तो ये a इंटू 1.11 टाइम्स हो जाएगी। अगर आपने 13% का इंक्रीज किया तो ये वैल्यू a इंटू 1.13 टाइम्स हो जाएगी। अगर आपने 57% का इंक्रीज किया प्लस में, ये सारे इंक्रीज लिखे मैंने, अभी मैंने डिक्रीज की बात नहीं करी है आपसे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू आपकी हो गई a इंटू 1.57 टाइम्स। तो पहली चीज मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज दिया है देन यू शुड हैव एबिलिटी टू राइट द फाइनल वैल्यू मच फास्टर देन अर्लियर, जो भी आप कर रहे थे। और ये टाइम नहीं लेना चाहिए, राइट? क्विकली होना चाहिए। तो पहली स्किल आपको ये समझ में आई।
आप कह रहे होगे कि मान लिया 12.5% का चेंज है, राइट, प्लस, तो आप कहोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, जरा बताओ। अगर मैंने कहा कि 12.5% का चेंज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे ये होगा a इंटू 1.125। क्लियर? ऑल्दो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1.125 से मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है जितना उस नंबर को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो व्हाट आई एम सिंपली सेइंग कि जो आपका फ्रैक्शन है और जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। इनको अगर हम एक साथ लेके चलेंगे ना तो कहीं हमारा फ्रैक्शन यूजफुल होगा। जैसे यहां पर हम क्वांटिटी अगर फाइनल निकालना चाहेंगे तो हम 1/8 यूज करेंगे। 12.5% की जगह 1/8 यूज करना ज्यादा आसान है मेरे लिए, रादर देन कि मैं इसको 1.125 से मल्टीप्लाई करूं। पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कंप्लीटली रिजेक्ट करना भी बेवकूफी है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को 1.1 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, राइट। सो इसलिए मैं आपको यह बोल रहा हूं कि कोई भी मेथड बेहतर या खराब नहीं होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पर है वो इसको बेहतर बनाती है। तो मैं आपको हर चीज पढ़ा रहा हूं ताकि जब आपके पास सारे अस्त्र होंगे तो जहां जो बेहतर होगा वो इस्तेमाल करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो असली यूज है वो आपको अभी दिखेगा थोड़ी देर बाद। अब देखिए आगे मैं आपसे ये चाहता हूं कि एक तो ये स्किल हो गई आपके सामने, जो मैंने आपके सामने भी प्रस्तुत करी कि इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अब आपको पता है कई बार ऐसा हो सकता है, लेट्स से मैंने कहा कि एक नंबर मेरे पास 1 है और ये नंबर मेरा 3.5 हो गया। मैंने आपसे पूछा कि इसमें बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा, इसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा। क्लियर? सो देखिए परसेंटेज निकालने का दो तरीका है। आप कहोगे कि ये आपका है 2.5 ऐड हुआ, 2.5 1 के बेस के ऊपर 250% का चेंज हुआ, इट इज ए 250% इंक्रीज। क्लियर? तो जो रिवर्स तरीका है कि आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर पता हो तो क्या आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो कि नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि लेट्स से मैंने आपको ये दे दिया है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब समझ रहे हो क्या, अगर आपको फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में मालूम है, लेट्स से मैंने आपको बोला कि ये वैल्यू आपको किसी भी पर्टिकुलर केस में प्रोवाइडेड है कि ये वैल्यू लेट्स से 1.21 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका परसेंटेज चेंज कितना है विद कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.21 टाइम्स है तो क्या आप बता सकते हो कि परसेंटेज चेंज कितना है। आप कहोगे कि ये क्वांटिटी 21% से इंक्रीज हो रही है, तभी वो 1.21 टाइम्स हो सकती है, वरना नहीं हो सकता। वो क्वांटिटी क्या हो रहा है कि 1.21 टाइम्स अगर हो रही है तो वो 21% से इंक्रीज हो रही है। अगर मैंने बोला कि कोई क्वांटिटी 1.98 टाइम्स हो गई, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.98 टाइम्स है तो वो क्वांटिटी आपकी 98% से इंक्रीज कर गई है। अगर कोई क्वांटिटी लेट्स से 1.03 टाइम्स हो गई है सो वो क्वांटिटी आपकी 3% से इंक्रीज कर गई है। क्लियर? और यहां कुछ रटना नहीं है, यहां पर जब आप एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लोगे ना तो ये नंबर्स नेचुरली आपके दिमाग में आएंगे। ये आपको रटना नहीं है, ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आपको एक बार प्रोसेस तो क्लियर हो कि 1.21 का मतलब है 21% इंक्रीज, 1.98 का मतलब है 98% इंक्रीज, 1.03 का मतलब है 3% इंक्रीज। तो कई बार क्या होगा कि हम प्रोडक्ट को देख के ये हम बोलेंगे कि अच्छा इसमें इतना इंक्रीज हो गया। अगर मुझे लेट्स से कि ये चीज दिखी तो हम इसको बोल पाएंगे ना कि इसमें कितना इंक्रीज। देखो इसका फायदा कहां होगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैंने आपको लेट्स से अभी एक कैलकुलेशन पूछी कि मुझे चाहिए कि 1.7 को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट क्या होगा। आपसे एक मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है कि एक तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हुई है तो क्या आप अगर इसको इनिशियल वैल्यू मान लो तो आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा है कि नहीं, कि एक वैल्यू है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या मिलेगा। तो क्या आप कह सकते हो कि फाइनल वैल्यू जो मुझे निकालनी है वो कुछ ऐसे निकल जाएगी कि 1.7 को 20% अगर आप इंक्रीज कर दो तो क्या मिलेगा। 170 को अगर आप 20% से बढ़ाते हो तो मिलता कितना है 34 बढ़ जाता है, यहां आपको मिलता है 204, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2.04। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है इसका अपना बहुत बड़ा रोल है। अभी मैंने कैलकुलेशन में हाथ भी नहीं लगाया है, मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करा रहा हूं, मैं छोटा सा डेमो दिखा रहा हूं कि देखो क्या हो गया यहां पर। अब आपको इसका फायदा शायद यहां नजर नहीं आएगा, लेकिन फायदा आपको नजर तब आएगा जब मैंने इस नंबर को ऐसे लिख दिया होता कि ये वैल्यू मुझे 1.2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगी।
इस नंबर को आप ऐसा सोच सकते थे कि ये 1.744 को 20% इंक्रीज करने पे क्या देगी, राइट? क्या आपको 20% निकालना आपके लिए मुश्किल है? नहीं। अगर आपको 20% इस नंबर का निकालना है तो आपको पता है ये 3488 हो जाएगा, क्लियर है नॉट? और अगर 20% निकालना है तो यहां पर आप ऐसा लगा दोगे कि ये 0.3488 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक्चुअली ये आपके प्रोडक्ट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे लेट्स से मैंने आपसे कहा कि आपको 1.44 को मल्टीप्लाई करना है लेट्स से 24 से, क्लियर? सो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मेरे पास 24 एक नंबर है और आपको पता है कि 1.44 इज सिंपली इक्विवेलेंट टू 44% इंक्रीज। क्या ऐसा सोच सकते हो या नहीं? क्लियर और नॉट? क्या 44% इंक्रीज निकालना आसान होता है? यस। 40% निकाल लो और उसमें 4% ऐड कर दो। सो कैलकुलेशन एस्पेक्ट के बारे में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैलकुलेशंस को भी बेहतर कर सकती है अगर आप इसमें पकड़ बनाओ तो। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनीवेज, ठीक है, बिना समय लिए हुए पहले तो मैंने आपको ये समझाया, अब मैं थोड़ा आगे मूव करूंगा। ये तो हो गया परसेंटेज इंक्रीज के केस में, और अभी मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट क्लास और लूंगा आज कि अगर परसेंटेज डिक्रीज का केस है तो क्या होगा। आप बताओ कि मैंने अगर 10% का डिक्रीज किया किसी क्वांटिटी ए में तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? यहां पर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.9। 10% डिक्रीज का मतलब हो गया a इंटू 1 माइनस 10/100, तो ये हो गया a इंटू 0.9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बोलूंगा, उम्मीद करता हूं ऐसा कभी ना हो, मेरी बात हमेशा गलत हो। मान लें भविष्य में कभी ऐसा हुआ कि आपकी सैलरी 10% से डिक्रीज हो जाए, आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो हम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप कहोगे आपकी सैलरी भले ही 10% से कम हो जाए, प्राइवेट लोग हो, हम तो सरकारी लोग हैं, हमारी सैलरी तो बढ़नी है हर साल। एनीवेज एज्यूम कर लो, और वो भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो, मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ कभी ना हो, ठीक है। आपके दोस्त के साथ हो, यही तो आप चाहते हो, ठीक है, कि हमारे साथ ना हो लेकिन दूसरे के साथ हो जाए तो डबल खुशी, ठीक है। तो वही समझ लो आप कि अगर किसी की सैलरी 10% से कम होती है तो वो a इंटू 0.9 टाइम्स होती है, अगर वो 20% कम होती है तो वो a इंटू 0.8 होती है, अगर वो 1% से कम होती है तो वो वैल्यू आपकी a इंटू 0.99 हो जाती है, a इंटू 0.99 हो जाती है, एंड सो ऑन। अगर किसी की सैलरी लेट से 100% डिक्रीज हो जाए तो उसकी सैलरी हो जाती है a इंटू 0, क्योंकि 100% डिक्रीज का मतलब क्या होता है, राइट? सिंपली 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। सो नथिंग विल हैपन, आई मीन इट विल बी बिकमिंग 0। अब जरा मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, देखता हूं कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई है। लेट्स से मैंने आपको बोला कि परसेंटेज है मेरा -150%, किसी क्वांटिटी को मैंने 150% से कम कर दिया है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर? अगर किसी सैलरी को मैंने 150% से डिक्रीज कर दिया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? क्लियर? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट विल बी द आंसर हियर? 150% से कम कर रहा हूं, देखो 150% कम करने का मतलब ये होता है कि 100 आपका -50 हो जाएगा। सो -50 कब होगा? जब वो क्वांटिटी -0.5 से मल्टीप्लाई हो जाए, वो क्वांटिटी -0.5 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट 150% डिक्रीज का मतलब होता है 100 आपका क्या हो गया -50, यानी -0.5 टाइम्स, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है आपको, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना कि आपका दिमाग फट जाए, मैं नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी कि आपका दिमाग फटे, आप सुरक्षित रहें। तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं, ठीक है, अभी के लिए, बट ये फाइनल नहीं है कि आप इनका हमेशा एग्जाम में यूज करोगे। अगर यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है इसका। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तभी यूजफुल है जब ये नेचुरली आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए, नेचुरली, कि 150% डिक्रीज तो -0.5, 50% इंक्रीज 1.5 आएगा, समय होगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, वेल डिफाइंड, वेरी वेल डिफाइंड, ओके। तो देखो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मान लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है और आपको निकालना है कि फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर सॉरी परसेंटेज चेंज मान लिया आपको दिया हुआ है और आपको मान लिया निकालना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है। मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको परसेंटेज चेंज दिया, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप 100 से स्टार्ट कर लो
और 10% इंक्रीज दिया हुआ तो 10% बढ़ा लो, ये 110 मिल जाएगा। अब ये 110 जो आपको मिला, आपको देखना है कि 1 के ऊपर क्या असर है इसका, तो 100 से डिवाइड कर लो तो ये आपको मिल जाएगा 1.1 टाइम्स। ये आपका होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप प्रैक्टिस फेज में हो और आप किसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हो, पर एग्जाम में अगर ऐसे करते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये नेचुरली आना चाहिए कि 10% इंक्रीज का मतलब 1.1। अभी के लिए बता रहा हूं कि आप अपनी चीजों को चेक कर पाओ बस। आपको 99% के करस्पॉन्डिंग मान लिया कंफ्यूजन हो रहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 100 से शुरू करो, 99 इंक्रीज करो, 199 मिला, फिर से इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 1.99 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। आपको 1% का निकालना है तो 100 लो, 1% बढ़ा के इसको 101 करो, 101 को 100 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 1.01। बस चेक करने के लिए, बाकी कोई इसका एग्जाम में कोई काम नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, लेट्स से आपको कभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, आपको एमएफ दिया हुआ है लेट्स से किसी भी केस में, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परसेंटेज चेंज कितना है। मान लिया मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे दिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.89 और मैं आपसे पूछूं कि बताओ परसेंटेज चेंज कितना है। ये एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है तो परसेंटेज चेंज कितना है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 0. वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 11% डिक्रीज है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करो 89 बनेगा। 100 से 89 का चेंज कितना है, 11% डिक्रीज। तो जब तक आप बिल्कुल एफिशिएंट नहीं हो तब तक आप अपने आप को चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हो। लेट्स से मैंने आपको बोला कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.14 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.14 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि परसेंटेज चेंज कितना है। तो आप कहोगे 100 ले लो और 0.14 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 14 बन जाएगा। तो ये चेंज कितना हो गया आपका 86 का डिक्रीज। 100 के ऊपर जो भी डिक्रीज होता है वही परसेंटेज डिक्रीज होता है, तो ये 86% डिक्रीज हो गया। लेट्स से आपके पास कोई नंबर है और मैंने आपको बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2.38, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो आप 100 ले लो, 2.38 का मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 238 और 100 से 238 इज चेंज ऑफ 138% इंक्रीज, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। सो ये अभी आप चेक करने के लिए यूज करो, बाकी अभी इसका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, आप अभी चेक करने के लिए यूज करो। और एक चीज मैं आपको फिर से बार बार बोलता हूं, हर चीज में ये सवाल मत उठाओ कि ये एग्जाम में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मेरे पास समय नियत है, लिमिटेड टाइम है, चैनल पे ऐड में चलाता नहीं हूं, तो मैं क्यों अपना गला फाड़ूंगा फालतू की चीजों में। इनका इस्तेमाल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर और नॉट। तो डू नॉट रेज एस्पिरेशंस की वो 12.5% वाले केस में तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर चला ही नहीं, चलेगा वहां भी, पर हम वहां चलाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन है, हम फ्रैक्शन चलाएंगे। तो जब आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा क्रिकेटर वो नहीं होता है जिसको केवल स्ट्रेट ड्राइव लगाना आता है, अच्छा क्रिकेटर वो नहीं होता जिसको केवल स्ट्रेट ड्राइव लगाना आता है, अच्छा क्रिकेटर वो होता है जिसको सारी ड्राइव्स लगानी आती हैं, क्लियर और नॉट। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको मैं बताऊं कि हर तरह की ड्राइव कैसे लगती है, बॉल जैसी होगी वैसा ड्राइव लगाएंगे, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, जिस तरह की बॉल होगी उस तरह से काम करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा कि डेटा क्वेश्चन में किस तरीके से दिया है, कभी कभी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत यूजफुल हो जाता है और कभी कभी आपका परसेंटेज में सीधे फ्रैक्शन यूजफुल हो जाता है, राइट। सो वी विल यूज वॉट एवर इज नीडेड, बट उसके पहले आपको सफिशिएंट बैकग्राउंड चाहिए ना, नहीं चाहिए दिमाग में, ठीक है। और परसेंटेज को मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस, आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एक नया चैप्टर है, मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस वही 3 स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ भी नहीं है। आपके लिए CISI एक नया चैप्टर है, मेरे लिए वही 3 स्ट्रक्चर्स हैं, मैं उन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स को अच्छे से जानता हूं और मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने में, ना ही कभी दिक्कत हुई CISI का क्वेश्चन करने में। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर्स, और उसी को मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं जो आपके लिए बिल्कुल आपके सामने हाजिर है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से फॉलो करो और बाकी देखिए क्लास में आते हो, मैंने बोला ओपन होके आओ, रिसीविंग मोड में आओ कि आपको यहां सीखना है। अभी ज्यादा दिमाग एग्जाम पे मत लगाओ कि आखिरी दिन क्या होगा, आखिरी दिन क्या होगा। एक्चुअली जो सबसे आखिरी दिन हमारा है वो निश्चित है, वी विल ऑल गो टू द ग्रेव, राइट। सो डोंट थिंक अबाउट द लास्ट डे व्हाट विल हैपन, जस्ट थिंक अबाउट टुडे कि आपने आज क्या सीखा, इस पे काम करो, कल फिर से आना, फिर कुछ और सिखाऊंगा। आपके जब ये तीनों मॉड्यूल समझ में आ जाएंगे, जब मैं खत्म करूंगा ना आपका परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, तब आपको समझ में आएगा कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, जहां थे आप वहां से बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई आपकी, और फिर आपको बस उस पर लगातार काम करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मैंने फिर से आपको बोला कि आप इन लेसन्स को देखिए शेयर करते रहिए,
बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा लोगों को लेके आओ, ठीक है। सो कीप कनेक्टिंग मोर एंड मोर पीपल एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। सो आप कोर्स फॉलो करते रहो। मेरी पूरी कोशिश है कि इस देश का हर बच्चा, स्पेशली अभी मैं सीजीएल के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं सीजीएल के लिए ही बोलूँगा, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, राइट, वो इन सब चीज़ों से अछूता ना रहे और सबकी थिंकिंग बेहतर हो। मैं इसी मिशन पे हूँ अब, ठीक है। सिर्फ यही मेरा मिशन है अब कि हर किसी की थिंकिंग बेहतर हो। एक सीज़न मैं आपको डिवोट कर रहा हूँ, एक सीज़न, आगे का मुझे नहीं पता है, बट अगर ये चीज़ एक बार हो जाती है चैनल पे तो मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, ये सबके लिए रहेगा। यू कैन रेफर ऑलवेज। कोई अगले साल आएगा, मैं हो सकता है अगले साल अवेलेबल ना हो इस तरह की क्लासेस के लिए यूट्यूब पर, बट कम से कम नेक्स्ट ईयर भी वो लोग इन वीडियोज़ को रेफर करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस। पर अभी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो कीप एडिंग मोर एंड मोर पीपल एवरी डे। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ लोगों को बता दिया फिर कल भूल गए, ठीक है। सो जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। नोबडी डज दैट। इतना करेज कोई दिखाता नहीं है, मैंने दिखाया है, ठीक है, कि मैं आपको पूरा ज्ञान उड़ेल दूंगा जो भी आता है, राइट। सो जस्ट उम्मीद करता हूँ 2 क्लासेस में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आगे धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। अभी सवाल करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज़ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कीप ऑन शेयरिंग दिस टू द मैक्सिमम पीपल, कि सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए, हर किसी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा जो अगले साल सेलेक्ट हो रहा है 2019 में, उसमें 0.00001% कंट्रीब्यूशन मेरा होना चाहिए, ठीक है। सो यही आपका, आप मेरे प्रति कर सकते हो, उसको आप करते रहो, बाकी मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।